इंग्लैंड के लोग वोटिंग करने से पहले क्या सोचते हैं और हम जब वोट डालते हैं तो क्या सोचते हैं, इसी टॉपिक को लेकर दोस्तों ये वीडियो है। मिस्टर असद इमाम साहब ये रंगामाटी से हैं लेकिन रहते हैं लंदन में। बट ये सब चीज़ें यूके में नहीं होती है। यूके में बहुत पीसफुल्ली इलेक्शन कैंपेनिंग होता है। not have proper clothes to cover their bodies. So this is the condition of our people living in Amor. मोर देन 50% या कहिएगा लेस देन 60% इन बिटवीन जो परसेंटेज वोटर है वो लॉक्ड है। लॉक्ड क्या है, शायद वो हिंदू धर्म या फिर इस्लाम के नाम पर वो वोट करते हैं, मतलब दो धर्म बटे हुए हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये जो 60% वोटर अप्रोक्स इंडिया में है वो डेड है। बाकी ये 40% ही जो फ्लोटिंग वोट हैं, जो रीजन को लेकर वोट नहीं करते हैं, यही 40% लोग जो है सरकार सुनते हैं और ऊपर से वोटिंग कम है। तो वोटिंग अगर 50% है, 60% मतलब इंडिया का 20% लोग ये तय करते हैं कि अगला सरकार किसका होगा। लेकर आपका विचारधारा क्या है? तो अमौर को लेकर मेरा विचार नहीं बल्कि मेरा सपना है। आपने यहाँ भी वोट डाला होगा कभी न कभी अमौर विधानसभा में, फिर आपने इंग्लैंड में भी वोट डाला क्योंकि बाहर के लोगों को भी वहाँ पे ऑप्शन रहता है डालने का। वोटर का स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, इंग्लैंड का एक वोटर क्या सोच के वोट के दिन वोट करता है और एक अमौर विधानसभा का जैसे आपका रंगामाटी हुआ गाँव, वहाँ के लोग क्या सोच करके वोट करते हैं। डिफरेंट ही है। वहाँ पे मैनिफेस्टो और डेवलपमेंट वो सारी चीज़ों को देख के ही लोग वोट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, पूर्णिया खबर पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों मैं अभी हूँ अमौर विधानसभा में और ये जो एरिया है इसका नाम है बलवा गोस्त्रा पंचायत। और दोस्तों मैं आज एक खेत में हूँ, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान है कुछ खास हैं। दोस्तों आज हमारे साथ हैं खास मेहमान मिस्टर असद इमाम साहब। ये रंगामाटी से हैं लेकिन रहते हैं लंदन में। और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं इंजीनियर महफूज आलम, जो अमौर विधानसभा के प्रत्याशी हैं इस बार। दोस्तों मेरे साथ एक पत्रकार भी हैं सरवन जी, और सीमांचल टीवी के संस्थापक हैं। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि पूर्णिया खबर के लिए आपने कीमती टाइम आप सभी ने निकाला। दोस्तों आज का टॉपिक है इंग्लैंड के लोग जब वोट डालते हैं उससे पहले उसका मेंटल लेवल क्या होता है, वो क्या सोच कर वोट करते हैं, और हम अमौर विधानसभा वासी जब वोट डालते हैं तो क्या सोचते हैं, इसी टॉपिक को लेकर दोस्तों ये वीडियो है। असद इमाम साहब सबसे पहले आपका शुक्रिया। आप थोड़ा सा मुझे बताएं शॉर्ट में कि अपने बारे में थोड़ा सा पहले बता दें, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे पूर्णिया खबर में आपने इनवाइट किया और मुझे एक मौका दिया कि आप लोगों के बीच में दो बातें अपनी रख सकूं। मैं वैसे अमौर विधानसभा से ही हूं, रंगामाटी गांव मेरा घर है। मैं लंदन में रहता हूं और अभी शॉर्ट टर्म के लिए भी इंडिया आया हुआ हूँ। असद भाई पहले ये बताइए कि इंग्लैंड में जो चुनाव प्रचार होता है वहाँ भी इलेक्शन होता है, जो वहाँ पे चुनाव प्रचार होता है वो किस प्रकार का होता है, थोड़ा सब वो बताइए। इलेक्शन और इंडिया का चुनाव जो होता है काफ़ी डिफरेंसेस हैं, एक नहीं बल्कि मल्टीपल वेज में डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले चुनाव प्रचार की जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया, इसमें तो ह्यूज डिफरेंस है। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं बड़ी बड़ी रैलियाँ होती है, काफ़ी मास में लोग निकलते हैं रोड में, और ऑब्वियसली नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा फैलती है एक दूसरे के खिलाफ, अपोजिशन वाले रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, रूलिंग वाले अपोजिशन के खिलाफ, या कोई उभरता हुआ चेहरा है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती है, बट ये सब चीज़ें यूके में नहीं होती है। यूके में बहुत पीसफुल्ली इलेक्शन कैंपेनिंग होता है। वहाँ पे डोर टू डोर लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने अपनी यूके की लाइफ में पिछले एक डिकेड में कभी भी ऐसा नहीं देखा कि कोई रैली निकली हो या कोई एक मार्च में लोग जा रहे हों एडवर्टीज़मेंट करने के लिए, कहीं पे सभा हो रहा हो, ऐसा कभी नहीं देखा है। इवन मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट्स थे वो एक बार मेरे घर पे खुद आए थे, एंड ही वाज जस्ट अलोन अलोंग विथ वन ऑफ द लेडी। जस्ट दो लोग थे जो मेरे डोर पे नॉक किए, और मैंने जैसे गेट खोला तो मैंने उनका कहीं न्यूज़ में पढ़ चुका था कि हिज नेम वाज मैट वास्टन। He was the candidate from Labour Party. So UK में basically two main party है, main stream है, Conservative and Labour. So he was the candidate from the Labour Party. So I read about him in one of the news. So मुझे अचानक लग गया मैट वेस्टन। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इस मैट वेस्टन में चेहरा थोड़ा सा जान पहचान सा लगा, तो मैंने उसको पूछा आर यू मैट वेस्टन? यस आई एम, ग्लैड टू नो दैट यू नो मी ऑलरेडी, राइट। तो मुझे खुद ये लगा कि एमपी का कैंडिडेट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कैंडिडेट है, एंड ही इज़ इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, एंड दैट टू अलोंग विथ जस्ट वन लेडी, नो सिक्योरिटी गार्ड, नो फोर्सेस, नो पब्लिक, राइट। सो उसने मुझे एक पैम्पलेट, छोटा सा पैम्पलेट पकड़ाया कि इलेक्शन ऑन दिस डेट, एंड आई वुड बी हैप्पी इफ यू कैन सपोर्ट मी। I said yes, definitely I'm more than happy that you came to my house, and definitely my support is always with you. So kind of this, I mean, campaigning वहाँ पे।
सो एक एमपी का कैंडिडेट सिर्फ एक एडिशनल लोग के साथ, एक एडिशनल लेडी के साथ जस्ट आया, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं उसके साथ, कोई पब्लिक नहीं, है ना। फिर वो हमारे पास मुश्किल से 2 मिनट बाहर 2-4 मिनट बात किया हमने, उसके बाद वो फिर नेक्स्ट डोर में चले गए। तो इस तरह का मैंने देखा लाइव वहाँ पे। और जैसे इलेक्शन काफ़ी नज़दीक आता है तो बहुत बहुत ज़्यादा अगर एडवर्टीजमेंट का बोर्ड देखा तो एक यूँ कह लें कि 2x3 का जो है एक बैनर टाइप का, वो जगह जगह पे होल्डिंग्स मैंने देखा, जगह जगह पे, मतलब ऐसा नहीं कि रोड पे बड़ा बड़ा होल्डिंग्स लग रहा है जैसे यहाँ पे इंडिया में देख रहे हैं, बड़े बड़े बैनर्स लग रहे हैं, नेता लोगों का फ़ोटो होता है, ऐसा कुछ नहीं, नो फोटोग्राफ। उसमें सिर्फ ये होता है, होल्डिंग में लिखा हुआ जैसे कि लेबर का है, वोट फॉर लेबर या वोट फॉर कंजर्वेटिव, वोट फॉर ग्रीन, है ना, इस तरह के। या फिर छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं, वहाँ पे मैंने देखा कि छोटे छोटे फ़ोटो होते हैं जो कि पब्लिक गैदरिंग कहीं अगर हुआ तो वहाँ पे वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जहाँ पे लिखा जाता है ही इज़ द कैंडिडेट फ्रॉम लेबर, ही इज़ द कैंडिडेट फ्रॉम कंजर्वेटिव और ग्रीन, राइट, रिक्वेस्ट यू टू सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसी। इस तरह के मतलब छोटे छोटे पैम्पलेट्स होते हैं। मतलब मास गैदरिंग, मास रैली या फिर हो हंगामा जो इंडिया में होता है, वी नेवर सीन दिस इन यूके। दिस इज द बिग डिफरेंस एक्चुअली। अच्छा असद भाई, एक चीज़ ये बताइए, तो ये जो चुनाव का वहाँ का शेड्यूल या मॉड्यूल कहें या तरीका कहें, तो इसमें तो खर्च बहुत कम होता होगा। इस पे तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, राइट। चुनाव, उससे पहले मैं एक बात बताना भूल गया, तो मेन डिफरेंस जो होता है चुनाव का ना, हमारे यहाँ अभी ईवीएम पे होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और मैं ये भी देखता हूँ कि इसमें काफ़ी हंगामा होता है कि ईवीएम सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आई एम नो वन टू ब्लेम और क्लेम दैट यस ईवीएम इज़ राइट और नो, right, but this is the argument that's going on. I mean, it's happening from long time, right, from the opposition to the ruling, or sometimes wherever the people lost they start blaming to the AVM or something, right. So ये चीज़ वहाँ नहीं है, वहाँ पे बैलेट सिस्टम पे होता है। अच्छा, इलेक्शन बैलेट सिस्टम पे होता है। और जहाँ तक खर्च का क्वेश्चन पूछा आपने, तो यहाँ की तरह ऐसा नहीं है कि खर्च इतना होता होगा, क्योंकि लिमिटेड बजट होते हैं। कोई स्पेशल फंड एलोकेट नहीं होता है पार्टी की तरफ से कि नहीं आपको इतना करोड़ देंगे या इतना इतना थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स देंगे आप कैंपेनिंग करें, इस तरह का कुछ नहीं होता है। कि जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया कि एक 2x4 या 2x3 फीट का वो होल्डिंग्स होते हैं, सिर्फ छोटे छोटे, और नॉर्मल पैम्पलेट्स होते हैं, है ना। वो तो फ्यू हंड्रेड पाउंड्स में ही उनका हो जाता होगा, है ना, या फ्यू थाउजेंड पाउंड में ही हो जाता होगा, है ना। तो वो चीज़, उस चीज़ को देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि खर्च उस तरह से करते हैं, बिल्कुल ही नहीं करते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इतना खर्च होता होगा। फिर भी ये बताइएगा, इंडिया का एक एमपी का चुनाव और वहाँ पे जो एमपी क्या बोलते हैं वहाँ पे, वही एमपी मेंबर। अच्छा, वहाँ पे एमपी होता है, तो कितना डिफरेंस होगा आपके हिसाब से? बहुत ही डिफरेंस है। मुझे लगता है यहाँ पे एक एमपी का जितना खर्च होता होगा उतना शायद पूरे यूके में एमपी मिला के खर्च नहीं करता होगा इलेक्शन में। वहाँ कितने सीट्स हैं? वहाँ पे नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग बट 600 समथिंग है। अच्छा, हाँ। अच्छा, जब वहाँ आप चुनाव प्रचार देखते हैं या फिर वहाँ आप रह रहे हैं, तो वहाँ कभी ऐसा लगा कि वहाँ जाति पे वोट हुआ है, पार्टी पे वोट हुआ है, पैसे पे वोट हुआ है, या फिर जिस तरह से बिहार में दिखा जा रहा है कि पुल पुलिया में सड़क के लिए भी वोट अभी नेता लोग मांगते हैं? जाति, आई मीन कास्ट, रिलीजन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे तो मेरे पड़ोस में कौन जाति है, कौन रिलीजन का, वो पता नहीं है लोगों को। तो इलेक्शन के टाइम में वो तो खैर मतलब वहाँ पे रिलेवेंट ही नहीं होता है इस क्वेश्चन को, मतलब एक्चुअली मतलब ही नहीं लग रहता है लोगों को कि हम किस रिलीजन का है या किस कास्ट का है ना। हाँ, कुछ लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, जैसा कि मैं भी जिस रिलीजन से हूँ उसको ऑनेस्टली फॉलो करता हूँ, उसी तरह से वहाँ भी कुछ लोग हैं जो अपने अपने रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, बट किसी को कोई मतलब नहीं रहता है उससे कि कौन क्या कर रहा है। मेरा नेबर में क्या है, कौन किसको फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। और इलेक्शन में तो ये सब मुद्दा होता ही नहीं है, इररिलेवेंट क्वेश्चन है मतलब वहाँ के लिए। हाँ, डेवलपमेंट इज़ द मेन फोकस। व्हाट द पीपल लुक, दे लुक फॉर विच कैंडिडेट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कि इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, आई मीन एजुकेशन कितना है उनका, क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, या उस कॉन्स्टिट्यूंसी के क्या क्या इश्यूज़ हैं उसको लेके वो पार्लियामेंट में कैसे रेज़ कर सकते हैं अपना वॉइस। या फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो लोग जो देखते हैं जनरली कि इस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है। जनरली सेंट्रल मैनिफेस्टो होता है ना, जो कि पूरे यूके में सभी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ऑलमोस्ट सेम होता है। बस सेंट्रल मैनिफेस्टो के अलावा कुछ लोकल लोग कुछ एडिशनल
अपना पॉइंट ऐड कर देते हैं कि हम ये भी करेंगे, है ना। तो वो मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग ही काम होता है, और इस चीज़ को मैंने ट्रूली इम्प्लीमेंट होते हुए भी देखा है। मल्टीपल केसेस हैं जो कि मैं एन नंबर ऑफ एग्जांपल दे सकता हूँ कि कैसे उस मैनिफेस्टो को जीतने के बाद लोग ये किए हैं। अगर नहीं करता तो फिर अपोजिशन वाला उसकी वैसे ही लेता है। तो बिल्कुल ओपन डिबेट होती है, ओपन डिबेट में फिर वैसे ही मतलब इसको कंसर्न को रेज किया जाता है। अच्छा, अब लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे, फिर आपसे हम विदा लेंगे। बिहार में चुनाव किस प्रकार होना चाहिए, या फिर बिहार के जो विधानसभा चुनाव होते हैं तो युवाओं को सामने आना चाहिए कि पहले ही कि जैसे जो है राजा का बेटा राजा ही बने? क्या कहेंगे देहाती भाषा में थोड़ा? सरवन जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट मैं ऐड करता हूँ कि यूके में किसी को अगर नेता बनना है, मतलब एमपी का उसको टिकट चाहिए, तो वो अपने आप को किस टाइप से तैयार करता है, और भारत से थोड़ा क्या अलग है, ये बात इंजीनियर महफूज आलम से भी पूछेंगे। पहले आप बताइए। यहाँ से वहाँ का क्या डिफरेंसेस है इन टर्म्स ऑफ, यानी कि बिहार में एक्चुअली बिहार में हम जो इलेक्शन होने जा रहा है सो किस हिसाब से होना चाहिए, है ना। तो ऑब्वियसली मैं इस चीज़ का पर्सनली मैं इस चीज़ का सपोर्ट में नहीं हूँ कि राजा का बेटा ही राजा बने, या जो नेता है नेता के बेटा ही राजा नेता बने। नहीं, इसमें जो सबसे कैपेबल कैंडिडेट हो उसको सपोर्ट करना चाहिए, है ना। और जाति धर्म ये सारी चीज़ें जो होती है, मतलब कि रिलीजियस एंगल से जो इलेक्शन लड़े जाते हैं, ये सब चीज़ को रूल आउट करना चाहिए पब्लिक को। ये नहीं देखना चाहिए कि किस रिलीजन का है, क्या है, किस कास्ट का है, नहीं है। जब तक इन सारे चीज़ों को साइड लाइन करके यहाँ की पब्लिक वोट नहीं देगी, उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, उनके बच्चों का फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए प्राइमरी फोकस ऑब्वियसली कैंडिडेट को देना चाहिए, भले ही वो किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जन स्वराज का हो, या जो भी आरजेडी जेडीयू जो भी हो, किसी भी पार्टी का, उससे मतलब नहीं है। कैंडिडेट को देखना चाहिए कि वो कितना एनर्जेटिक है, राइट। अगर कोई एजुकेटेड भी है, अगर वो काफ़ी ओल्ड हो चुका है, तो फिर उतना एनर्जेटिक वो नहीं हो पाएगा, अपनी वॉइस को उतना रेज नहीं कर पाएगा। बेटर है कि यंग पीपल को चुने जो कि एजुकेटेड हो, इंटेलेक्चुअल हो, है ना, अपनी बातों को सही से वो विधानसभा में या जहाँ भी जो भी इलेक्शन हो रहा है उसमें रेज कर सके, पब्लिक के साथ रहे, और हर एक इशू के लिए वो लड़े और उसको इम्प्लीमेंट करवाए। इस तरह की ताकत है उसके अंदर। तो ये चीज़ होना चाहिए मेन। पूर्णिया खबर की तरफ से जो पूछा गया मुझे क्वेश्चन कि अगर यूके में किसी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना रहे तो उसको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो वो यूके का सिटीजन होना चाहिए, है ना। दूसरा, बाहर के लोग या जो वीज़ा पे हैं या वो लोग नहीं लड़ सकते हैं, यूके के सिटीजन ही लड़ सकते हैं वहाँ पे। तो उसके लिए 2 फंडामेंटल्स मैं बताऊँगा कि पहला ये है कि वो वॉलंटरी वर्क करे, मतलब सोशल सर्विस, और कहीं पे कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या सोशल ऑर्गेनाइजेशन लोकली है, उनके यहाँ फ्री में जाके काम करें। इससे होगा क्या कि उसका एक फेस वैल्यू मार्केट में आएगा, है ना, फेस वैल्यू। क्योंकि वहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ तो आप 10 होल्डिंग इंडिया में लगा देते हैं, लोग जान जाते हैं अच्छा कोई नेता का फोटो आया, इस नाम से नेता है कोई, या मीडिया वाले को कुछ सॉरी मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बट मीडिया वाले को पे कर दिया, वो उसका चला दिया न्यूज़, है ना, तो उससे भी वो हाईलाइट हो जाता है, लोग जान जाते हैं। बट वहाँ ऐसी बात नहीं होती है। वहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है लोगों तक अपना फेस को पहुँचाना। क्योंकि मैं पहले बोला था कि नेबर्स को भी पता नहीं होता कि मेरा नेबर में कौन है, क्योंकि मतलब ही नहीं रहता वहाँ पे, है ना। तो जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, वॉलंटियरिंग वर्क होता है, वहाँ पे पहले अपने आप को इन्वॉल्व करे विदाउट गेटिंग एनी मनी, सपोर्ट देम एंड वर्क फॉर देम, हेल्प देम, राइट। एंड अपने आप को थोड़ा सा उस तरह से घुल मिल करके रहे, जो कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे जाए, अपना इन्वॉल्व करे, ताकि उसका फेस धीरे धीरे लोगों तक पहुँचे, माउथ टू माउथ, मतलब उसका एडवर्टीजमेंट होते रहे, है ना। सेकंड फंडामेंटल ये है कि आपको इलेक्शन अगर लड़ना है तो ऑब्वियसली किसी पार्टी से आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। इंडिपेंडेंट भी आ सकते हैं, वो भी चांसेस हैं, बट उसके लिए काफ़ी कुछ मेहनत है ना। तो पार्टी से आए तो ज़्यादा, तो पार्टी से आने के लिए पार्टी का मेंबरशिप लेना पड़ता है इनिशियली। तो पार्टी का मेंबरशिप लेने का मतलब ये नहीं है कि जैसा यहाँ पे इंडिया में होता है कि एक बार मेंबरशिप ले लिए फ्री में, या 10 रुपये में, या 100 रुपये में, 1000 रुपये में, वो चीज़ नहीं है। आप वहाँ मेंबरशिप लेते हैं तो आपको मंथली हर महीने आपके कटेंगे पैसे। अच्छा, हाँ, ये बिग डिफरेंस है। हर महीने कटेंगे, मंथली हर महीने आपके पैसे जाएंगे, कुछ पाउंड जाएंगे, जो भी है उनका बेसिक, तभी आपका मेंबरशिप कंटिन्यू रहेगा। अपने पेमेंट बंद हो गया तो मेंबरशिप खत्म हो जाएगा वहीं पे, है ना। तो एक तो वो चीज़ आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, और फिर जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट उसको करना पड़ेगा, अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आई एम फ्रॉम दिस काउंटी, आई एम फ्रॉम दिस काउंटी,
and my अच्छा, plan यहाँ is एक that सवाल यहाँ ये एक सारी सवाल ये आता है कि जैसे आप बताएं कि मेंबरशिप किसी पार्टी का आप लेते हैं तो मंथली पैसा वहाँ पे कटता है, और यहाँ बिहार में दिखा जा रहा है कि किसी पार्टी का अगर आप टिकट लेते हैं तो 2 करोड़ रुपया आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद आपको टिकट देगा क्या? ये सब तो क्राइम है वहाँ पे। अच्छा, ये क्राइम है, ये हो ही नहीं सकता। ऐसा बोलने वाले के लिए ही पहले एक्शन हो जाएगा, या करने वाले की सोच ही नहीं सकता है लोग। आप इस बेस पे नहीं आ सकते हैं वहाँ पे, यूके में सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। इसी पे एक मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा। वहाँ पे पार्टी जो टिकट देती है उसका क्राइटेरिया क्या होता है? जैसे इंडिया में क्या है कि जो अमीर आदमी है पार्टी उससे पैसे लेके टिकट दे देती है, मतलब बिना क्वालिफिकेशन को देखे हुए कि वो एजुकेटली कितना अच्छा है, पढ़ा लिखा है, या फिर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, वो सबको भूल जाते हैं वो। वहाँ पे सबसे पहले पार्टी टिकट देने से पहले उसका बैकग्राउंड डिटेल से चेक करता है ना। ऑब्वियसली मेंबरशिप देखेगा कितने दिनों से जुड़ा हुआ है ना। प्रायोरिटी मेंबर्स को ऑब्वियसली देगा पार्टी, वो तो फर्स्ट थिंग है। बट इसके अलावा भी, क्योंकि मल्टीपल लोग मेंबर होंगे, मल्टीपल लोग चाहेंगे कि हमें टिकट मिले, है ना, तो उसका बैकग्राउंड देखेगा कि वो सोसाइटी में कितना जुड़ा हुआ है, कम्युनिटी सर्विसेज में कितना जुड़ा हुआ है, वेलफेयर कितना किया हुआ, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ में कितना पार्टिसिपेट किया, वॉलंटियरिंग कितना किया है, उसके एफर्ट्स क्या हैं, उसके इन्फ्लुएंस क्या है सोसाइटी में, उसके इन्फ्लुएंस क्या है सोसाइटी में। ये सारे की फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट पार्टी एक पोजीशन में आता है कि उसको शॉर्टलिस्ट करता है। अच्छा असद भाई, जैसे कि वहाँ पे जो टिकट मिलता है, जैसे कि आपने कई उम्मीदवार को जाना होगा, वो कितना एजुकेटेड होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, क्या होते हैं जिनको वहाँ पर टिकट दिया जाता है? ऐसा कोई स्पेसिफिक फैक्टर नहीं है, इवन के मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, बट मैंने जैसा कि अपने सराउंडिंग्स से, अपने अपने सर्कल्स से देखा, या मैं क्लोजली रह के भी देखा कि कई अच्छे से अच्छे एजुकेटेड लोग भी हैं जो नेता बने हैं। कई लोग बिजनेसमैन भी हैं, वो भी नेता बने, तो वो कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। ओनली डिपेंड कि वो सोशली कितना इन्फ्लुएंस्ड है, पब्लिक उससे कितना इन्फ्लुएंस है, सोसाइटी में कितना एक्टिव है, लोग उनका फेस कितना जानते हैं, पार्टी के लिए कितना ऑनेस्ट है, या उसके वो पार्टी का सेंट्रल मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना कैपेबल है। तो ये सारे की फैक्टर्स हैं एक्चुअली, राइट। तो वो सारी चीज़ देखा जाता है। वो मतलब नहीं रखता है कि ये बहुत हाईली एजुकेशन ही चाहिए या बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन पैसा वाला चाहिए, ऐसा कोई मतलब नहीं रखता है ये सारा। दोस्तों आप लोग अभी बने रहिए, असद भाई से एक और क्वेश्चन पूछेंगे आखिर में। और इस बीच असद भाई को आपने सुना, अब इंजीनियर महफूज आलम से पूछेंगे। सर आप भी यूके में रह चुके हैं, बिल्कुल। अब पिछले कई सालों से जो है कि अमोर विधानसभा में आप छान मार रहे हैं, देखा जा रहा है आपको, जी। तो क्या डिफरेंस पाते हैं आप? मतलब आप तो डायरेक्ट लोगों से जुड़े हैं, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हैं, यहाँ पे कुल मिला के सिस्टम में कहाँ क्या एरर है, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए पूरी ईमानदारी से, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो है कि हर लोग इसको देखेंगे। जैसा असद भाई ने कहा आपको कि वहाँ की इलेक्शंस बगैर शोर शराबे की और बगैर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस किए हुए होता है। वहाँ पे कैंडिडेट लोगों तक डायरेक्ट जुड़ते हैं, और जो रियल मुद्दा है, जो रियल उस इलाके का इशू है, उसको सॉल्व करने के लिए वो कैंडिडेट प्रण लेता है, शपथ लेता है कि हम उन मुद्दों के ऊपर इस 5 साल में काम करेंगे। हमने भी उन चीज़ों को देखा था, इसलिए अगर आप देखेंगे कहीं न कहीं जो हमारी कैंपेनिंग है वो आपको उसी अंदाज़ की साफ़ सुथरी, बगैर बहुत बड़ी लवाजमात की, बहुत, आपको पता है कि मेरे पास ड्राइवर भी नहीं है, गाड़ी मैं खुद चलाता हूँ, ताकि एक्सपेंसेस का बोझ हमारे तरफ कम हो। और मैं इन बड़े बड़े लीडरों की तरह एक्सपेंस भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम डायरेक्ट रीच करते हैं लोगों तक, जो उनके ज़मीनी मुद्दे हैं उनसे जुड़ते हैं। आप देखे होंगे कि शायद हमसे ज़्यादा ज़मीन का मुद्दा इस इलाके में किसी ने नहीं उठाया होगा। जो अमौर के ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे जितने होंगे, उसमें ऑलमोस्ट हर एक में आप महफूज आलम को पाएंगे, बगैर बहुत बड़ी भीड़ लिए। लेकिन लोगों की मोहब्बत है कि हम जहाँ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोग वहाँ पे खुद ब खुद भीड़ लगा देते हैं। तो हम लोग भी अपने अंदाज़ को कहीं न कहीं उन्हीं बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं, यूके, यूएस या दुनिया के और कंट्रीज़ जहाँ पे साफ़ सुथरी पॉलिटिक्स होती है, उसी अंदाज़ में ले जाने की एक कोशिश है। अब अगर आप अमौर या बिहार की पॉलिटिक्स लेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल उलट है।
यहाँ पे जो लीडर्स हैं उनको यहाँ के मुद्दों से, यहाँ के इशूज़ से, यहाँ के प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। वो लोगों को जात पात धर्म के नाम पे वो लोगों को जात पात और धर्म के नाम पे बांटेंगे और बांटकर फिर उनसे वोट लेंगे 5 साल, फिर उन मुद्दों को, उन इश्यूज़ को उन्हीं हालातों में छोड़कर जब फिर इलेक्शन की बारी आएगी तो फिर उन्हीं सब इश्यूज़ के ऊपर वो बात करेंगे, रोल अप करेंगे। तो यहाँ का इलेक्शन स्टाइल आप कह दें कि थर्ड वर्ल्ड स्टडीज़ हम लोग एक पढ़ते थे पहले कि दुनिया में कुछ देश अलग हैं और कुछ देश अलग हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, वर्मा, इन सबको थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। तो हमारे यहाँ लोग इतने शिक्षित नहीं हैं, तो जो जिस तरह के लोग हैं वहाँ पे नेताओं से अपेक्षा भी वो लोग उसी अंदाज में करते हैं। सबसे बड़ा इशू हमारे यहाँ कि लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट चाहिए। अगर आपने उनको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं पहुँचा पाया तो वो फिर आपके पक्ष में नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ा इशू है। नेता लोग इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। उनको आपके कॉमन इशू से, आपके स्कूल्स काम नहीं कर रहे हैं सही से, आपके हॉस्पिटल फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं, आपके यहाँ रोड और बिजली नहीं है, पुल पुलिया नहीं है, आप कोई डेवलपमेंटल वर्क नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ वो नहीं लगवा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज नहीं खुलवा पा रहे हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। यहाँ मतलब ये है कि किसी 2-4 गांव में या हर गांव में 2-4 लोगों को आप अगर डायरेक्ट बेनिफिट नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो वो आपके तरफ नहीं होगा और वही हवाबाजी करते हैं, पूरे गांव में माहौल बनाते हैं और फिर वैसे लीडर्स को निकालते हैं। आप वो बात नहीं बोल रहे हैं, जैसे कि मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, जैसे कोई विधायक जी हैं या एमपी साहब हैं, हर गांव में 3-4 आदमी को उन्होंने पाल रखा है। बिल्कुल। तो उनको वो कुछ पैसे, मतलब कुछ लेन देन कर लेते हैं या कोई भी पर्सनल बेनिफिट दे दिया, तो उनका जो है चर्चा हमेशा वहाँ पे बना हुआ रहता है और वोट के टाइम में वो दिला देते हैं। क्या यही सिस्टम है? ऑलमोस्ट लगभग जो आपने कहा यही सिस्टम है। इसी वजह से हम लोग डेवलप नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और ये जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगा, जब तक नेता डायरेक्ट वोटर्स से नहीं जुड़ेगा और जब तक वोटर्स डायरेक्ट लीडर्स से नहीं जुड़ेगा, तब तक हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा। प्लस जो लोग हैं उनके सोच में भी जब तक ये बात नहीं आएगी कि हमको अच्छे पढ़े लिखे नौजवानों को पॉलिटिक्स में आगे लेके आना है, जिनकी छवि साफ़ हो, जिनकी नीयत साफ़ हो कि वो आगे विकास करेंगे, डेवलप करेंगे, चीज़ों को बदलेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता था, फिर किसी ने दिमाग लगाया होगा और इस तरह के जो भी आप स्कूल्स देख रहे हैं, स्कूल की बिल्डिंग्स, ये स्कूल्स बनाए गए होंगे। तो जब वो पेड़ से लोगों को, पेड़ के नीचे से लोगों को घर तक लेके आया गया होगा तो उस वक्त काफ़ी विरोध होगा उसका कि भाई कैसे वहाँ पे पढ़ाई होगी, पेड़ के नीचे तो ठीक था। अब इस तरह के खिचड़ी खिलाओ स्कूल है तो कोई ना कोई एक मॉडल स्कूल बनना चाहिए, जो दिल्ली में जैसे बना है या अदर डेवलप्ड स्टेट में आप देखे होंगे कि सरकारी स्कूल है, बहुत अच्छी है। तो जब तक कोई ना कोई फिर से एक मॉडल नहीं देगा, उस तरह के स्कूल्स इलाके में नहीं आएगा, तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि लोग शिक्षित नहीं होंगे तो लोग फिर यूके की तरह कैसे सोचेंगे। असद भाई ने जो कहा कि भाई वहाँ पे किसी को जात पात से कोई लेना देना नहीं है, आपके पड़ोस वाले कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं आपको कोई मतलब नहीं है। जो लीडर आता है उनसे आप उसका धर्म नहीं पूछते हैं, बल्कि उनका सोच पूछते हैं, उनकी आगे की प्लानिंग पूछते हैं, उनका मैनिफेस्टो देखते हैं कि वो क्या करना चाहता है। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है। हम जात पात पे बैठकर, कुलिया और सुजापुरी में बैठकर, हिंदू और मुसलमान में बैठकर कि ये है, ये वो है, वो ये नहीं देखते हैं कि कौन डेवलपमेंटल वर्क को आगे बढ़ा सकता है। ये बिल्कुल लगभग हमारे यहाँ काफ़ी कमी है। जैसे असद भाई ने बताया कि वहाँ के जो राजनीतिक होते हैं, सोशली जो करते हैं, जिनका छवि सही है या फिर वो क्या कर रहे हैं, उनको देखकर लोग उनको चुनते हैं कि भाई उस लायक वो है कि नहीं है। वहीं पे आप बिहार की बात कर लें, आप भी कह रहे हैं कि मैं लंदन से आया हूं, और आपकी जो सोच है और आपकी जो पार्टी की सोच है कहीं ना कहीं उस दिशा में जा रहे हैं। और बिहार में दिखा जा रहा है, ख़ास करके इंडिया में दिखा जा रहा है,
कि यहाँ जो वोटिंग होता है या फिर नेता जो जिस तरह से राजनीति करते हैं जाति के आधार पे करते हैं। और आप जिस पार्टी से हैं, जन सुराज पार्टी, जिनका सूत्रधार कहे या डायरेक्टर कहे वो है पांडे जी, और उनकी परसेंटेज 2% है। क्या वो 2% लोग यहाँ पे राज कर पाएंगे? ऊपर से आप कैंडिडेट मुसलमान है और ऊपर उसके बाद आप सीमांचल से बिलोंग करते हैं जहाँ AIM की गर है। क्या कुछ कहेंगे लोगों को खुल के थोड़ा बताइए। देखिए, मैं क्लियरली इस बात पे स्टैंड करता हूँ कि जाति धर्म के नाम पर अगर हमें पॉलिटिक्स करना होता तो हम शुरुआत से पिछले 7-8-10 साल से हम जाके मस्जिद और मंदिरों की पॉलिटिक्स करते। हम कभी भी जा कर के एजुकेशंस की बात नहीं करते, स्कूल्स नहीं खोलते, पुल और पुलिया के लिए धरना नहीं करते, रोड और बिजली बेहतर हो इनके लिए ऑफिसर्स को फटकार नहीं लगाते और उनके लिए प्रोटेस्ट नहीं करते। हम एक एक्टिविस्ट का रोल हम उनके लिए नहीं निभाते। मानंदा बेसिन प्रोजेक्ट के लिए हम सरकार के ऊपर केस नहीं करते। खाड़ी पुल के लिए हम दसियों धरना नहीं देते। रसेली पुल के लिए हम दसियों धरना बिल्कुल नहीं देते। या आप जितनी भी पुल पुलिया देखे होंगे, कोई ऐसा पुल इलाके में नहीं है जहाँ पे महफूज धरना देने के लिए पहुँचा नहीं हो, एक्टिविस्ट नहीं किया हो, गवर्नमेंट को लिखा नहीं हो। तो अगर हमें भी जाति और धर्म की राजनीति करनी होती तो हम मंदिर और मस्जिदों की राजनीति करते। हम डेवलपमेंटल वर्क की बात नहीं करते, हम शिक्षा की बात नहीं करते, हम हॉस्पिटल्स में जाकर भ्रष्ट अधिकारी या जो भ्रष्ट डॉक्टर्स हैं उनको नहीं लताड़ते, हम बिजली ऑफिस में जाकर वहाँ के JE और SDO और सीनियर इंजीनियर्स को फटकार नहीं लगाते। धर्म और जाति की राजनीति पे लोगों को उलझाते, इससे उसको लड़ाते, उससे उसको लड़ाते। लेकिन इसी चेन को ब्रेक करने के लिए हमने ये ठाना है कि पार्टी जो भी हो, हम कभी पार्टी का भी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप एक किसी पार्टी पक्ष का बहुत ज़्यादा इन्फोर्स पब्लिक को करने लग जाते हैं तो फिर एक सिस्टम बन जाता है कि आपको लोग उसी अंदाज में देखेगा। तो हम यहाँ पे लोगों के हित में काम करना चाहते हैं, हम लोगों की गुलामी करना चाहते हैं, हम पार्टी की गुलामी करने में विश्वास नहीं रखते। हमारे लिए अमौर फर्स्ट है, ना कि जनसुराज फर्स्ट है। हमारे लिए अमौर फर्स्ट है, ना कि MIM फर्स्ट है। हमारे लिए अमौर फर्स्ट है, ना कि कांग्रेस फर्स्ट है। हमारे लिए अमौर फर्स्ट है, ना कि BJP फर्स्ट है। तो हमारे लिए यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं, वो सारी इन पार्टियों से पहला है। अगर लोग हमें भी उस कैपेबल देखेंगे, हमारी अंदाज़ को पसंद करेंगे, हमसे मिलने के लिए किसी को भय की ज़रूरत नहीं है, किन्हीं को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लोग हमसे डायरेक्टली रीच कर सकते हैं और आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोग डेली मिलने आते हैं। तो अगर लोगों को वो अंदाज़ पसंद होगा कि ये बेबाक है, इनसे बेखौफ हम मिल सकते हैं, अपनी बातें इनके पास रख सकते हैं, अपने इशूज़ को रखेंगे तो उसमें इंजीनियर महफूज आलम ध्यान देगा या उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। ऑब्वियसली हम अपने पॉकेट से तो नहीं करेंगे, सरकार के फंड से ही करवाएंगे। लेकिन अगर हम लोगों के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में कामयाब होंगे तो हम 18% से ही या 2% से ही लोग हमें पसंद करेंगे और इंशाअल्लाह वोट करेंगे। कहते हैं कि पार्टी उतना मायने नहीं रखता है जितना ज़मीनी नेता जो है मायने रखते हैं। लेकिन ये यहीं पे सीमांचल में दिखा गया कि पार्टी बड़े बड़े नेता को, बड़े बड़े जो नेता हैं उनको पार्टी छुड़वाने में मजबूर कर दिया। ये सच्चाई है, सामने में है। जी देखिए, हर लीडर को सहने और समझने की शक्ति और ताकत अलग अलग है। कोई अगर प्रेशर में पार्टी आके छोड़ा है तो हो सकता है कि उनको सहने और समझने की ताकत अलग होगा। हम जैसे लोग, हम पार्टी को कुछ मानते ही नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि पब्लिक ही सब कुछ है, पब्लिक से पार्टी है, ना कि पार्टी से पब्लिक है। हमारे लिए पब्लिक फर्स्ट है और वही पब्लिक चाहेगी तो जिताएगी, वही पब्लिक चाहेगी तो हराएगी। चाहे आप पार्टी से आइए, चाहे आप पार्टी A से आइए या पार्टी B से आइए, कोई फ़र्क नहीं। खास करके मैं सरफराज नस्तर साहब आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि ये दोनों लंदन से आए हैं
बाहर में पढ़े हैं, वहाँ की राजनीति को समझे हैं, जाने हैं। अब ये लोग चाहते हैं कि बिहार या फिर इंडिया में जो राजनीतिक होते हैं, जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे या फिर पैसे के नाम पे, कभी कभी चुनाव जो नीचे वाला चुनाव होता है उसमें मुर्गा भात के नाम पे भी चुनाव हो जाते हैं। ये आम बात है। लेकिन क्या लगता है कि वहाँ के जो सिस्टम ये लोग अपनाना चाहते हैं तो क्या सफल हो पाएंगे? आपसे मैं पूछना चाहूँगा। इसलिए मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप ग्राउंड जीरो में रिपोर्टिंग करते हैं, जगह जगह में बैठते हैं और राजनीति को अच्छे तरह से समझते हैं। और कहीं ना कहीं जब कहा जाता है कि पब्लिक का मुद्दा अगर नेता ना उठाए, नेता ना समझे, तो वहाँ पे माइक लेके एक पत्रकार को भी खड़ा होना पड़ता है। इसलिए सवाल आपसे है कि क्या इनकी सिस्टम बिहार में सफल हो पाएंगे? थोड़ा बताइएगा। देखिए सरवण साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और इसका आंसर मुझे सोच के ही देना होगा। और ये सही बात है कि मैं रिपोर्टिंग के साथ साथ कई पॉलिटिकल फैमिली से भी जुड़ा हुआ हूँ और उनके साथ बैठता हूँ और लंबी बातचीत भी होती है, खास करके चुनाव स्ट्रेटजी को लेकर के। तो इससे हमारी थोड़ी सी पॉलिटिकल समझ बनी है। और देखिए एक बात जान लीजिए कि अंग्रेज ने हमें गुलाम बनाया था, डिवाइड एंड रूल, है ना। इसकी वजह से हम बहुत साल मतलब गुलाम रहे। अंग्रेज तो चले गए लेकिन आज भी वो एक कंसेप्ट जिंदा है। पहले हम लोग अलग टाइप से डिवाइड थे, अब हम लोग जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, पैसे के नाम पर, मतलब कोई अमीर है गरीब है, इस टाइप से अभी भी पॉलिटिशियन बांट करके अपना काम चलाती है। और अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, खास करके अमोर कहें या पूर्णिया का जो ये बैसा, अमोर, बैसी, है ना, डगरवा, ये 4 जो प्रखंड है, मैं तो पूरा पूर्णिया का रिपोर्टिंग करता हूँ। तो ये 4 प्रखंड को मैंने जो देखा कि ये लोग ज़्यादा मतलब कि एजुकेशनली भी और फाइनेंशियली भी वीक हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मेंटली भी जो है ना थोड़ा सा सोच में ये लोग पीछे हैं। और यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियन हैं उसका सीधा सा सिस्टम बना हुआ है कि उसके पास महंगी गाड़ी हो और समाज के जो उच्च तबके के लोग हैं वो उनके साथ हो और उनके यहाँ जाना, लोगों गांव में उसको बुला करके उसके पास बैठना और आते टाइम उसके बच्चे को या किसी तरह से भी 4-5 हज़ार रुपये थमा देना। और इससे जो है कि वो स्थापित एक बड़ा लीडर यहाँ पे कहलाता है और मीडिया वगैरह उसका मैनेज रहता है। यही चलता है यहाँ पे। और जब इलेक्शन आया तो किसी के नाम पे बांट दिया। तो अभी का प्रेजेंट कंसेप्ट ये है। और मैं कहूँगा कि ये जो है ना एक महंगा मॉडल है। यूके आप मानते हैं अमीर है, हम लोगों से बहुत अमीर है कि नहीं, अमेरिका या इंग्लैंड, लेकिन वहाँ चुनाव पे खर्च कम है, इंडिया से बहुत कम है, जैसा सद भाई ने बताया। इसलिए तो भ्रष्टाचार वहाँ कम है। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो महंगा चुनाव होने की वजह से कोई विधायक अगर बन भी गया तो उसका पर मंथ, मैं जानता हूँ पर्सनली, मैं इनसाइड मतलब ऑफ कैमरा भी बात होती है हमारी ना, उसका मंथली जो है 1 से 1.5 करोड़ रुपये खर्च होता है एक विधायक का। विधायक की सैलरी कितनी होती है? 1 लाख। भत्ता उत्ता मिला कितना आ जाएगा? 2 लाख। अब बताइए 1-1.5 करोड़ रुपये कैसे मैनेज होगा? तो उसका सेटिंग होता है हर तरह से, मतलब ब्लॉक में सेटिंग होता है, थाना में सेटिंग होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में सेटिंग होता है ना, अनेक टाइप से घाट होता है, बहुत कुछ होता है एक विधानसभा में। कहीं मार्केट होता है ना, कहीं बोली लगता है, कहीं पुराना रोड का बनना है, नया बनना है, कहीं पुल उखाड़ना है, इस टाइप से बहुत सारा मामला होता है। तो वहाँ से वो पैसा कलेक्शन होता है और उस टाइप से जो उनका जो वोट का सौदागर है उनको दिया जाता है। ये अभी का प्रेजेंट सिनेरियो है और इसमें भ्रष्टाचार होना तय है। मतलब जो है कोई भी पार्टी का आदमी आ जाए या कोई भी उर्दू बोलने वाला या संस्कृत बोलने वाला ना, कोई भी धार्मिक आदमी आ जाए, चाहे वो कितना बड़ा भी हाजी क्यों ना हो, मौलवी साहब क्यों ना हो या पंडित जी क्यों ना हो, वो गद्दारी करेंगे ही, क्योंकि उसको उतना पैसा मैनेज करना पड़ेगा। अब इंजीनियर महफूज आलम साहब एक नया कंसेप्ट को लेकर आए हैं कि सस्ता चुनाव का प्रोटोकॉल को लेकर ये घूम रहे हैं। और शुरू में तो मैंने देखा था, इसका मैंने रिपोर्टिंग भी किया था, लोग नहीं आते थे, है ना, अकेले मैं देखा हूँ उसको घूमते हुए। लेकिन पिछले मैं देख रहा हूँ 2-3 महीने से लोगों का इनके प्रति फॉलो बढ़ा है, लोग इनकी बात को सुनना चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ उसका सोशल मीडिया पे पहले मैं वीडियो डालता था, कोई व्यू वगैरह नहीं आता था, लेकिन पिछले 3-4 महीने से देख रहा हूँ कि लोगों में ये बात मतलब व्यू आने का मतलब उसका वीडियो को देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये इंजेक्शन काम कर गया है। मतलब कि देखिए सबसे बैकवर्ड जगह मतलब अमोर, पूर्णिया जिला का ये अमोर का हल्का रहा है ना, क्योंकि यहाँ बाहर के लोग भी आके जीत के चले जाते हैं। मतलब इतना भी शऊर नहीं है लोगों को कि अपना कैंडिडेट दे पाए, मतलब इतनी बैकवर्डनेस है।
नहीं, मेरा रह गया। मैं आप बात को दूसरी तरफ घुमा दिए, लेकिन एक सवाल था जो जिनका आप जवाब नहीं दिए। मेरा कहना ये है कि संविधान में भी लिखा गया है कि छूछात से दूर होना है, जाति पाति वो सारा चीज़ ख़त्म कर गए हैं। लेकिन जो चुनाव के समय आते हैं, चुनाव जब आते हैं वहाँ पे जाति मायने रख लेते हैं। बात ये है कि जनसुराज के जो सूत्रधार है वो पांडे हैं, जिनकी परसेंटेज 2% है। मैं ये सवाल जनता का भी है कि क्या उनकी व्यवस्था यहाँ पे जो लॉन्च किए हैं, यहाँ पे जो सिस्टम लगाए हैं, क्या वो सफल हो पाएंगे, और जनसुराज को आप किस तरह से बिहार में देखना चाहते हैं और किस तरह से देखते हैं, वो सवाल। देखिए, ये बात तो कहीं ना कहीं सत्य है। जैसे कि अमोर का 3 बड़ा लीडर कौन है, तो जैसे लोगों को स्पष्ट हो चुका है ना। उसी तरह बिहार में है कि थर्ड पार्टी कौन है, तीसरा विकल्प कौन है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहा, वो जनसुराज है। जैसे तीसरा बड़ा लीडर अमोर का इंजीनियर महफूज आलम माने जाते हैं अब, है ना, उसी टाइप से अब जनसुराज भी माने जा रहे हैं। ये परम सत्य है, आदमी को मान लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब कहीं पे विकल्प आता है, मानी बात है, महागठबंधन हो या एनडीए हो, कोई भी मिस्टेक करेगा उसका सीधा फायदा जनसुराज यानी प्रशांत किशोर साहब उठाएंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और एक बात याद रखिए, चुनाव के टाइम में लोगों से मिस्टेक होती है, और एक इस बार छोटा सा मिस्टेक उसके लिए बहुत महंगा साबित होगा। उसी तरह अमोर में भी है। अमोर में भी अगर देखा जाए तो 2 यहाँ पे मेन धुरी हैं। एक सम्मानित जो आपके मस्तान साहब हैं, हाजी मस्तान साहब, उधर एक सबा जफर साहब है ना, 2 एक सम्मानित लीडर हैं यहाँ के। 2 पोल हैं यहाँ पर, और इनमें एक बाहरी भी आए, अख्तरुल इमाम साहब, जो यहाँ के नहीं है, कोचा दमन से हैं। तो 3 पोल हैं। लेकिन अब एक बनता लोगों में यहाँ पे कहीं के अमोर को लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई अब कोचा दमन की गुलाम है, या इस टाइप से लोग व्यवहार करते हैं। जैसे इंग्लैंड वाले हम लोग के साथ करते थे, तो कोचा दमन भी यहाँ से नज़दीक है, लोग जाते हैं तो थोड़ा सा, मैं भी एक मैयत में गया था, वहाँ पे भी मुझे सुनने को मिला, थोड़ा सा अजीब लगता है। तो ऐसे भी इतिहास रहा है कि बाहर के कोई भी कैंडिडेट कसबा विधानसभा से 2 लोग अररिया के जीते, लेकिन दोबारा नहीं जीते। उसी तरह किशनगंज अगर लोकसभा की बात करें, बहुत कॉमन नाम है, MG अकबर हो गया, सैयद साहबुद्दीन हो गया, सैयद शाहनवाज हुसैन, है ना, उस ज़माने के सबसे बेस्ट उस दौर के मतलब MLA या MP रहे, लेकिन वो दोबारा नहीं जीत पाए। तो ये तो सच्चाई है कि बाहर वाले एक ही बार जीतते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि जनसुराज यहाँ अमोर विधानसभा में क्या करने वाली है। देखिए, अभी तक जो है ना कि हालात अगर देखेंगे तो कोई भी नई पार्टी आती है, नए लोग आते हैं, तो उनके बारे में लोग खुल के नहीं बोलते हैं। हर किसी को लगता है कि ये पार्टी साथ वो वोट लाएगा कि नहीं लाएगा, और हम बोलेंगे तो हम बदनाम हो जाएंगे। फिर सब लोग जब मिल के वोट डाल देते हैं, जब रिजल्ट आ जाता है तब फिर बोलते हैं अरे मैं पिछले 2020 में सबा जफर साहब के साथ में काम कर रहा था। सच्चाई में बताता हूँ सबको, तो 2020 में बता रहा हूँ, अख्तरुल इमाम के बारे में भी लोग खुल के नहीं बोल रहे थे, और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इतने मार्जिन से वो जीतने वाले। एक बाहर के उम्मीदवार मतलब सबा जफर साहब से वो डबल वोट ले आते हैं। यानी एक आरोप भी लग गया था उस समय कि बीजेपी का बी टीम है। हाँ, बीजेपी का बी टीम है, या उसकी वजह से हेल्प हुआ, बहुत कुछ लगा। वो आरोप प्रत्यारोप तो पॉलिटिक्स में चलता है, लेकिन किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। इवन के अख्तरुल इमाम के कई लोग हमारे क्लोज के भी थे, उनसे मैं बात भी करता था, तो वो लोग भी डाउट था कि भैया हमें 10-15 हज़ार से जीतना है। तो उसी टाइप से देखिए, पॉलिटिक्स में हमेशा कुछ भी अनहोनी होता है, जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होता है। लोकसभा चुनाव में आप मेरा एक वीडियो देखेंगे, सब लोगों ने, इवन कि प्रशांत किशोर जी ने भी इसमें गलती किया था। मेरा पिछला वीडियो भी देखिए, मैंने जो प्रिडिक्शन किया था वही हुआ कि कांग्रेस को इतनी आएगी और बीजेपी अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी। तो अभी भी वो सपोर्ट में बना है नीतीश कुमार जी के सपोर्ट से, और भी साउथ के हैं, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो लोग कहेंगे मास लेवल पे आपको सुनने को मिलेगा चुनाव के रिजल्ट के बाद। अच्छा असद भाई, आखिर में एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। आपने पूरा डिस्कशन को सुना, आपने एनालाइज भी किया, आप खुद एक बड़े इंजीनियर हैं। थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपने यहाँ भी वोट डाला होगा कभी न कभी अमोर विधानसभा में, फिर आपने इंग्लैंड में भी वोट डाला, क्योंकि बाहर के लोगों को भी वहाँ पे ऑप्शन रहता है डालने का, और वहाँ के आपके कुछ कलीग्स होंगे जिनके साथ आप काम करते हैं। तो वोटर का स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? इंग्लैंड का एक वोटर क्या सोच के वोट के दिन वोट करता है, और एक अमोर विधानसभा का, जैसे आपका रंगामाटी हुआ गाँव, वहाँ के लोग क्या सोच करके वोट करते हैं? थोड़ा सा बारीकी से बताइएगा। देखिए, यूके का तो फिर डिफरेंट ही है। वहाँ पे मैनिफेस्टो और डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ों को देख के ही लोग वोट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। वहाँ पे कोई जाति धर्म ये सारा कंसेप्ट है ही नहीं, या मनी के बेसिस पे या कुछ ऐसा है ही नहीं, है ना। और यहाँ का शुरू से ही, बचपन से ही यही मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, और देखते ही आया हूँ कि
कुछ लोग बोलते हैं हम खानदानी वोटर हैं, खानदानी कांग्रेसी या खानदानी बीजेपी, है ना, जो भी है ना, मेन स्ट्रीम। तो अगर देते आ रहे हैं तो उसी को देते आएंगे, भले ही कोई भी हो कैंडिडेट काम करे ना करे, एजुकेटेड हो ना हो, या किसी लायक भी हो या नहीं हो, उससे मतलब नहीं, लोग उसी को वोट करते आएंगे। पहला चीज़ तो ये देखा। दूसरा ये देखा धर्म के आधार पे, है ना, धार्मिक टोपी या चश्मा जो भी बोलिए, वो लोगों को ऐसा पहना दिया जाता है कि लोग सिर्फ उसी बेसिस पे वोट करना पसंद करते हैं, है ना, जाति के इस पे। तो ये सारी चीज़ों को मैंने देखा जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक मैसेज भी देना चाह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के वोटिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप अपना बेटरमेंट चाहते हैं सोसाइटी में, अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा करना चाहते हैं, तो जो आपकी डेवलपमेंट के लिए सोचे, आपके अच्छे एजुकेशन के लिए, अच्छा हॉस्पिटल्स के लिए, हेल्थ एंड एजुकेशन, दो सिस्टम है जो की है किसी भी सोसाइटी में। अगर ये दोनों सही है तो वो सोसाइटी डेफिनेटली वो आगे बढ़ेगी, है ना, वो कंट्री आगे बढ़ेगा, है ना। तो इस दोनों चीज़ पे जिस लीडर का क्लियर फोकस हो और उसकी इस तरह से स्टेमिना उसकी हो कि उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर पाए, इतना कैपेबल हो, तो उस चीज़ को देख के ही यहाँ पे वोट करना चाहिए। और सेकंड मैसेज मैं ये देना चाह रहा हूँ कि जैसे इंडिया में है कि वोटिंग अगर टाइम 8 बजे शुरू होता है तो 5 बजे क्लोज हो जाता है ना, वो भी हाई सिक्योरिटी के साथ, काफ़ी मतलब सिक्योरिटी रहता है, पब्लिक लाइन पे लगती है ना। तो ये चीज़ यूके में नहीं है। यूके में मॉर्निंग 7 o'clock स्टार्ट होता है, रात को 10-11 बजे तक चलता है ना, और कोई भीड़ भाड़ नहीं। यहाँ पे जैसे ऑफिस क्लोज हो जाता है ना, वहाँ कोई क्लोज नहीं होता है। लोग अपना ऑफिस जाए, जब टाइम मिले आ जाए, कोई भीड़ भाड़ नहीं होता है। आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा आपको वेलकम करेगा, वहाँ पे 2-4 वॉलंटियर होते हैं, वेलकम करेगा, बैलेट पेपर पकड़ाएगा, आपका आईडी चेक करेगा, उसके बाद जाइए, अपना टप्पा लगाइए, डब्बा में डालिए, फिर वापस आइए। और कभी भी जाइए, जब भी टाइम मिले। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब जाके लाइन लगना है या इतने बजे बंद हो जाएगा या कुछ ऐसा दिन के अंदर ही में ही 8 से 5 ही करना है, नहीं, 7 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक रहता है, वो पूरा टाइम रहता है उस तरह। तो ये थोड़ा सा, और लोग वहाँ पे जागरूक हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि नहीं हमें वोट करना है। क्योंकि इंडिया में जो इलेक्शन होता है इसका हम लोग बाद में देखते हैं ना कि पब्लिक वो एग्जिट पोल वगैरह आता है कि वोटर टर्नओवर जो है 55% हुआ या 60% हुआ। 60% तो बहुत ही रेयर ही सुनने को मिलता है, 45, 50, 55 इसी तरह सुनने को मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है, एक अच्छा सिंबल नहीं है ये, मतलब लोग जागरूक नहीं है उतना, है ना। लोगों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। एक एक वोट की कीमत होती है, आपकी उसी वोट के वजह से आपके बच्चों का फ्यूचर और आपका सोसाइटी का डेवलपमेंट वो डिपेंड करता है। आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और ईमानदारी से जाके वोट करें। आप जिसको करना हो, आपके लिए जो कैंडिडेट अच्छा फिट हो रहा है उसको वोट करें, लेकिन ज़रूर करें। आपकी जो ये परसेंटेज जो बहुत इतनी कम है, ये 90+ तो होना ही चाहिए, 80, 85, 90 इतना तो होना ही चाहिए कम से कम। तो ये एक मैसेज मैं देना चाहूँगा। असद भाई, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं अपने पूर्णिया खबर के दर्शक को भी बताना चाहता हूँ। देखिए, एक तो यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कम है, 60 के आसपास एवरेज इंडिया का। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो है कि मोर देन 50% या कहिएगा लेस देन 60% इन बिटवीन जो परसेंटेज वोटर है वो लॉक्ड है। मेरे हिसाब से लॉक्ड क्या है, शायद वो हिंदू धर्म या फिर मुस्लिम धर्म के नाम पे, मतलब इस्लाम के नाम पर वो वोट करते हैं, मतलब दो धर्म बटे हुए हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये जो 60% वोटर अप्रोक्स इंडिया में है वो डेड है। बाकी ये 40% ही जो फ्लोटिंग वोट हैं, रीजन को लेकर वोट नहीं करते हैं, यही 40% लोग जो है सरकार सुनते हैं, और ऊपर से वोटिंग कम है। तो वोटिंग अगर 50% है, 60% मतलब इंडिया का 20% लोग ये तय करते हैं कि अगला सरकार किसका होगा। बिल्कुल। तो ये बहुत विडम्बना है। देखिए, डेमोक्रेसी में 100% भागीदारी होनी चाहिए, तो यहाँ पे 20% से कंट्री चल रहा है। तो सोचिए कि सिलेक्शन अच्छा कैसे होगा। कहना चाह रहा था कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तो 1 पर्सन 1 वोट उन्होंने इसलिए सिस्टम लेके आया था, और इस पे काफ़ी बड़ी डिस्कशन हुई थी उस वक्त कि अगर अमीरों को या ऊंचे जातियों को एक से ज़्यादा वोट देने की राइट हुई तो गरीब दबे कुचले लोग हमेशा दबे कुचले रह जाएंगे। तो इसलिए आज नहीं तो कल हिंदुस्तान में वोट का कीमत लोग जानेंगे और हर एक आदमी को जगह देंगे। कम से कम वोट के लिए ही सही, जो नीचे दबे कुचले जाति के लोग हैं उनको लोग सम्मानित नज़र से देखेंगे। जो आज के वक्त में असद भाई बता रहे हैं कि यूके में जिस तरह से हो रहा है कि हर आदमी को वेलकम किया जाता है बूथ पे कि आपने वोट देने के लिए आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वो शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं होता है, बल्कि जो वहाँ पे चुनाव आयोग या फिर जो वॉलंटरी ये इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग करते हैं। वो सिस्टम इंडिया में नहीं है।
यहाँ पे एक एक आदमी को पकड़ के घर से लेके जाया जाता है पोलिंग स्टेशन तक कि भाई आओ वोट करो। अब गरीबों को तो पकड़ के लोग लेके चले आते हैं, जो दबे कुचले लोग हैं उनको ऑटो और टोटो में बैठा करके पोलिंग स्टेशन तक लेके चले आते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास हैं या जो अपर क्लास हैं उन तक लोग नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि उसको पता है कि वहां जाएंगे तो धुतकारे जाएंगे, वो हमारी बात को नहीं मानेंगे। और मिडिल क्लास हमारे यहाँ का, हिंदुस्तान का या बिहार का, वो ऐसे हैं कि उनको पॉलिटिकल सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ नेताओं को या फिर जो भी प्रशासन है उनको वो ताना तो ज़रूर देंगे, लेकिन अपनी भागीदारी जब वोटिंग होती है उस वक्त वो लगभग नहीं निभाएंगे। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे एक वोट से क्या होता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि खास करके जो एजुकेटेड कम्युनिटी है अपने यहाँ, वो पोलिंग स्टेशन तक कम पहुँचते हैं, और जो नॉन एजुकेटेड हैं जिनको वोट की समझ ही नहीं है वो ज़्यादा पहुँचते हैं। तो इसलिए राइट कैंडिडेट का चुन करके आना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अमोर को लेकर आपका विचारधारा क्या है, थोड़ा सा बताइएगा शॉर्टकट में। अमोर को लेकर मेरा विचार नहीं बल्कि मेरा सपना है, जो हम लोगों ने बचपन में देखा था। वो ये कि मैं कोई बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ कि मेरे पापा कोई आईएएस ऑफिसर या कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर थे। मेरे पापा एक सिंपल किसान और मेरे दादा भी सिंपल किसान थे, और हम उस गरीबी को, जब लोग बजरा का भक्का खा के ज़िंदगी गुजारते थे, बजरा का आटा का रोटी खा करके ज़िंदगी गुजारते थे, उस वक्त हम पैदा लिए थे। और हम खुद अपने नज़र से देखे हैं कि हम लोगों ने कितनी गरीबी से ज़िंदगी गुजारा है। और उस सिस्टम से ऊपर उठकर हम लोगों ने पढ़ाई की, आधा टाइम स्कूल गए, आधे टाइम खेतों में काम किया, और फिर अल्लाह ने मौका दिया, हम लोग दिल्ली गए, इंजीनियरिंग किए, फिर अल्लाह ने मौका दिया, बड़ी कंपनी में जॉब लग गई, एमटेक किए, अमेरिका गए, लंदन गए, पूरी दुनिया देखे। लेकिन जो एक सपना बचपन में बुने थे, जो एक सपना आँख खोल के हम लोग देखते थे कि अगर हम लोग कामयाब हुए कल तो हम क्या करेंगे, वो सपना हमारे घर वालों ने, हमारी अम्मी ने याद दिलाई कि तुम लोग बचपन में ऐसी कहानियाँ, ऐसी बातें क्या करते थे, और अब क्या हमेशा जो है दिल्ली, यूके या यूएस में ही रहोगे, या फिर इस इलाके में भी आके डेवलपमेंट करोगे। तो हम लोग घर आए और उस सपना को साकार करने के लिए, जहाँ पे हर एक बच्चा, चाहे वो गरीब का हो, मज़दूर का हो या किसी बेवा का हो, उसे अच्छी शिक्षा मिले कि वो भी आईएएस, आईपीएस, डीएम, मिनिस्टर बनने का सपना देख सके, वो शिक्षा व्यवस्था लाना एक सपना है। हॉस्पिटल ऐसा हो कि हमें सिर्फ पूर्णिया या दिल्ली और पटना के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, बल्कि बेसिक इलाज आपके गांव के नज़दीक में जो हॉस्पिटल हैं वहीं हो जाए, प्राइवेट्स पे डिपेंडेंट लोगों को कम रहना पड़े, ये हो जाए। हमारे लोग जो मज़दूरी करने के लिए दिल्ली पंजाब जाते हैं, मेरठ जाते हैं या गुजरात जाते हैं या साउथ इंडिया जाते हैं, वहाँ के होटलों में झाड़ू पोछा करते हैं, वहाँ के फैक्ट्रियों में ईंधन बनकर जल रहे हैं, यहाँ के लोगों को 10-15-20 हज़ार के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो डॉक्टर इंजीनियर्स हैं वो ना जाए, भाई वो तो अच्छे जॉब के लिए, जॉब की तलाश में पूरी दुनिया खुली हुई है उसके लिए, वो खुशी खुशी जा रहे हैं, वो जलने के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो लोग बेसिक नीड के लिए, अपने खाने पीने के लिए, 15-15 साल का बच्चा अपने आईडी को बढ़ाकर 20 साल 22 साल करके आज सऊदी, दुबई, ओमान, कतर के रोड में बुलडोज़र को आगे पीछे करते हैं या रोलर गिट्टियों को उठाते हैं, कंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं, वहाँ के होटलों में झाड़ू पोछा करते हैं, वहाँ के टॉयलेट्स तक को हमारे बच्चे साफ़ करते हैं। कम से कम ये दिन हम लोगों को देखना ना पड़े, उनके लिए रोज़गार का इंतज़ाम यहीं पे हो, लोकली यहीं पे 10-15-20 हज़ार वो कमाएं, ये एक सपना है। जो बाढ़ से हम लोग त्रस्त हैं, जो महानदी, कनकई, बकरा या जितनी भी 5 नदियाँ हमारे यहाँ हैं, हर साल अपने किनारों को काट कर वहाँ के लोगों को बेघर कर देते हैं। इन नदियों में बेसिन प्रोजेक्ट बने, इन नदियों के तटबंध को पक्कीकरण किया जाए,
वहाँ पे बोल्डर पिचिंग किया जाए, ये एक सपना है और इसी सपने को साकार करने के लिए हम पॉलिटिकल सिस्टम में आए हैं। बाढ़ से लोग इतने परेशान रहते हैं कि हर साल हमारे यहाँ बाढ़ आती है, तो क्या सरकार कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना सकता कि ग्लेशियर का पानी जो पिघलता है वो यहाँ के उसके लिए वो बना दिया जाए, डैम बना दिया जाए, ग्लेशियर के पानी के लिए डैम बनाकर उसको रोक दिया जाए और बाढ़ को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि ये तो कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये तो हर साल आना है, हमको पता है कि ये हर साल आना ही है। कोई भूकंप तो नहीं है कि हज़ारों साल में या फिर 10 साल 20 साल में एक बार आएगा, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। पंजाब में आया हुआ कोई आपदा तो नहीं है कि भाई वो कभी कभार आ गया, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। यहाँ तो आपको पता है कि यहाँ से हर साल बाढ़ आना है, तो हम उनके लिए सिस्टम बनाएं, हमारा ये सपना है। यहाँ पे जो लोग हायर एजुकेशंस के लिए दिल्ली या पंजाब जाते हैं या साउथ इंडिया के कॉलेजों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो हायर एजुकेशंस के लिए हमको वहाँ ना जाना पड़े, बल्कि यहाँ पे रहने वालों का बच्चा यहीं पे हायर एजुकेशन ले, यहीं पे डिग्री कॉलेज हो, यहीं पे पॉलिटेक्निक्स हो, यहीं पे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यहीं पे मेडिकल कॉलेजेस हो, यहीं पे नर्सिंग के लिए और अलग अलग ट्रेनिंग के लिए कॉलेजेस हो। ये एक सपना है। इन्हीं सब सपनों को साकार करने के लिए हम इस पॉलिटिकल सिस्टम में हैं। अगर हम इस पॉलिटिकल सिस्टम में कामयाब हुए और अपनी ज़िंदगी तक इंशाअल्लाह हम इससे लड़ते रहेंगे। तो आप लोग को बता दें कि कुछ हमारे दर्शक हैं ओवरसीज से, और उन लोगों के लिए छोटा सा एक आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा मैसेज उन लोगों के लिए दें। जी, आई वुड लाइक टू कन्वे माई ओवरसीज फ्रेंड्स दैट we would need your support. We are very small and growing up politicians, and to be politicians I would say, so I would request you to support and give us the suggestions by which we can make Amor a better place to live. Here we are suffering for everything. Almost every basic amenities are not present in our area. You might have seen in various newses, various reports that people are not getting quality water also, not food. They do not have proper clothes to cover their bodies. So this is the condition of our people living in Amor and nearby area. So I would like you to support right people who has right knowledge, right education and right plan to develop this area in a better way, so that the people will have basic amenities to live in this region. Thank you. Thanks for your support. I think I'm completely agree with what Mr. Engineer Mahfouz Alam said. Also, I believe most of the overseas people who are having your viewers, right, from Purnia Khabar, right, they must be aware about the society, what we are here basically on the ground, right. So depending upon the situation, actually Mahfouz Alam, he is very active and very energetic, highly educated. He already been there in UK, US, right, and he has a pain for this society, so he come back here in this ground and he wanted to do something. So I would like the support in terms of, you know, some guidelines, not the monetary, right, guidelines basically, that what he should do so that he can actually try to implement in this coming election, and even after winning the election, how he can implement in the ground whatever the necessity is there. Thank you so much. चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत लंबा टाइम जो है कि पूर्णिया खबर को दिया। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।